इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जब हमारे पास कोई बच्चा आता है, तो डॉक्टर ये समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या है। और बहुत समय में न्यूरोलॉजी में हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद कोई भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हमें लग रहा है कि समस्या ऐसी है जिसमें कोई भी टेस्ट से फ़ायदा नहीं है, तो हम कोई भी टेस्ट नहीं करते और सिर्फ क्लिनिकल उस पे डायग्नोसिस देते हैं। कभी-कभी बच्चों में स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, तो जो सबसे कॉमन स्कैन होता है उसे एमआरआई ब्रेन कहते हैं। और ये मिथ है कि एमआरआई ब्रेन से रेडिएशन निकलती है, छोटे बच्चों में नहीं हो सकता। छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बर्थ के बाद भी हो सकता है और जन्म से पहले भी एमआरआई किया जा सकता है। तो एमआरआई में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि अच्छा रोड बनी हुई है, पेड़ लगे हुए हैं, पानी बह रहा है। तो इस तरह से अलग-अलग चीज़ आप आँख से देखते हैं। वैसे ही जब एमआरआई करते हैं तो हमें भी अलग-अलग चीज़ दिखती है कि ब्रेन में ग्रे मैटर जो सोचने समझने का एरिया है वो कैसा है, व्हाइट मैटर जो तार होती हैं जो ब्रेन को कनेक्ट करती हैं शरीर से वो कैसी हैं, और बाकी कुछ एरियाज़ होते हैं जो ब्रेन का बैलेंस को या ब्रेन के फाइन कोऑर्डिनेशन को मैनेज करते हैं। और ब्रेन में हर चीज़ का एरिया अलग जगह मैप है। जैसे आँख का एरिया अलग जगह मैप है, सोचने का एरिया अलग जगह मैप है, बोलने का एरिया अलग जगह मैप है। तो अगर हमें ये लगता है कि जो तकलीफ़ है, जो समस्या है, वो ब्रेन का स्ट्रक्चर या तो सही से बना नहीं है या डैमेज हो गया है, तभी हम एमआरआई करते हैं। और ज़्यादातर केस में जिसमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें हिस्ट्री से पता चल जाता है कि बच्चे को समस्या में एमआरआई करनी है कि नहीं। जैसे अगर बर्थ पे उसको प्रॉब्लम हुई है और साथ में बच्चे के शरीर के मसल्स में वीकनेस है, तो एमआरआई करते हैं। बट अगर बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ जैसे बोलने की समस्या है और ऑटिज्म के सिम्टम लग रहे हैं, तो एमआरआई का कोई यूज़ नहीं होता। क्योंकि एमआरआई में जो हमें दिख रहा है वो, और माइन्यूट लेवल पे जो न्यूरॉन्स हैं वो दो अलग चीज़ें हैं। तो एमआरआई की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें एक फिजिकल सिम्टम मिलता है और या हमें एक हिस्ट्री मिलती है कि समस्या हुई थी। बच्चों में सीटी स्कैन जो है अक्सर कराया जाता है, मगर सीटी स्कैन हालांकि जल्दी हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, बट उसका यूज़ बहुत कम है। तो सीटी स्कैन में यूजुअली तब देखा जाता है जब हमें लगता है कि ब्रेन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर ब्रेन में कोई ब्लीडिंग होती है तो यूजुअली उसमें सिम्टम आ जाते हैं, बच्चा जो है वो बेहोश होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्यूट ब्लीडिंग में या फ्रैक्चर में, या अगर लग रहा है कि ब्रेन में कोई कैल्शियम जमा है या कुछ उस टाइप की चीज़ें हैं, कोई मेटल जमा हुआ है, तब सीटी स्कैन का यूज़ होता है। तो सीटी स्कैन का यूज़ बहुत ही कम है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में। और अगर ये देखना है कि ब्रेन डिटेल में ग्रे मैटर में, वाइट मैटर में या कहीं पे कोई समस्या है कि नहीं, तो सीटी स्कैन का उतना कोई यूज़ नहीं है। सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है और सीटी स्कैन अवॉइड करना चाहिए अगर अवॉइड कर सकते हैं तो। तो एक सीटी स्कैन में 100 एक्सरे का रेडिएशन होता है। तो सीटी स्कैन तभी करना चाहिए जब ज़रूरत हो, और ज़रूरत नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। दूसरे जो टेस्ट हम करते हैं वो ब्लड टेस्ट होते हैं। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो डेफिशिएंसी है कि नहीं, या कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में तो नहीं। जिन बच्चों में डेवलपमेंट डिले होता है उसमें हम थायराइड भी चेक कर लेते हैं कि डेफिशिएंसी है कि नहीं, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है। और सिंपल चीज़ जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन्स, इवन सीलियक डिजीज़, ये सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट से चेक की जा सकती हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे जेनेटिक्स। तो जब हम जेनेटिक्स का ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमने ऑलरेडी ये पता कर लिया होता है कि बच्चे के फीचर क्या हैं। जैसे किसी बच्चे में मसल में समस्या है, आँख में समस्या है, हार्ट में समस्या है, किडनी में समस्या है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो जेनेटिक टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा उससे हमें ऐसा म्यूटेशन चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम चाहिए जो चारों को एक्सप्लेन कर सके। तो सिर्फ जेनेटिक टेस्ट करा लेने से नहीं होता है, ये देखना पड़ता है कि बच्चे के फीचर क्या हैं और जो म्यूटेशन आया है उससे मैच करते हैं कि नहीं। तो जब जेनेटिक टेस्ट करते हैं तो शरीर में लाखों जीन्स होते हैं और हर जीन, कभी कभी म्यूटेशन होता भी है तो भी उसका असर उस बच्चे में नहीं होता। तो
जब हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं तो कभी कभी हमारे पास अनवांटेड रिजल्ट आते हैं जिसका रेलेवेंस नहीं है। तो डॉक्टर का काम क्या होता है कि जेनेटिक टेस्ट बहुत सोच समझ के कराए कि वो किस चीज़ की जांच कर रहा है, और अगर वो पॉजिटिव आए तो कभी कभी एक पॉजिटिव नहीं आता, 3 से 4 या 5 भी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो उसको भी मैचअप करके हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि ये डायग्नोसिस है। तो चाइल्ड न्यूरोलॉजी का डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइफ लॉन्ग उसका असर उस बच्चे पे रहता है और उसकी फैमिली पे रहता है। प्लस डायग्नोसिस से ये समझ में आता है कि 5 ईयर्स डाउन द लाइन या 10 ईयर्स डाउन साल बाद या 20 साल बाद क्या समस्या रहनी है और कौन सी समस्या आनी है, ट्रीटमेंट किस चीज़ का होना है। तो अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो मेन कारण है उसको ट्रीट कर दो, ये गलत है। जो मेन कारण है वो अगर ट्रीट हो सकता है तो सही है, और नहीं हो सकता है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आने हैं उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर आप उसको समझेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, और अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो मेन प्रॉब्लम्स और भी सीवियर होके आती है। तो जो प्रॉब्लम है वो तो है, मगर वो और भी बढ़ जाती है। तो इन समरी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपका बच्चा जीनियस लाइन में आता है तो हम बहुत लंबी हिस्ट्री लेते हैं, कभी कभी आधे घंटे 40 मिनट हम हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद उस बच्चे का एग्जामिनेशन होता है, और फिर उस बच्चे की हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो है वो डिस्कस होती है हमारी पैनल ऑफ डॉक्टर्स के साथ, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट करना है। और हर जो टेस्ट हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हमने अगर टेस्ट किया तो कितने में पॉजिटिव आया, कितने में नेगेटिव आया। तो जीनियस लाइन में टेस्ट बहुत ही कम और बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, सारी की सारी चीज़ें क्लिनिकल उस पर बेस्ड होती हैं। और अगर आप देखें भी तो हमारे यहाँ हर बच्चे में एमआरआई नहीं होती, हर बच्चे में ज़बरदस्ती में ईजी नहीं होती, हर बच्चे में हम जेनेटिक टेस्ट नहीं करते। तो जो आपका क्लिनिकल एवेल्यूएशन है वो बहुत थॉरो है, और ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप टेस्ट करेंगे एमआरआई में, मान लीजिए उसमें सिस्ट आ गया, अब वो सिस्ट रेलेवेंट नहीं है, तो डॉक्टर का काम है ये बताना कि वो जो टेस्ट में आया है वो रेलेवेंट है कि नहीं, या ईजी कराया उसमें चेंजेस आए मगर वो रेलेवेंट नहीं है। मगर बच्चे को फिर भी एपिलेप्सी की दवाई अगर शुरू हो गई तो 2-3 साल उस दवाई का ऐसा साइड इफेक्ट होगा कि बच्चा बहुत पीछे हो जाएगा। तो हमने ये काम इसीलिए शुरू किया है कि आपको सही जानकारी मिले, सही डायग्नोसिस मिले, और उस पर आप काम करें। अधिक जानकारी के लिए आप जीनियस लाइन का ऐप डाउनलोड करिए जिसमें हर डायग्नोसिस के बारे में डिटेल में बताया गया है। और जब आप अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो आप ये समझिए कि समय आधा घंटा 1 घंटा जो आपका लग रहा है वो इसलिए लग रहा है ताकि आपकी बेकार के टेस्ट और बेकार की दवाइयाँ बंद ना हो। 2017 में मैंने एक स्टडी करी थी जिसमें मेरे पास 124 बच्चे थे एपिलेप्सी के, और सारे के सारे बच्चों में 4 से 5 दवाई चल रही थी एपिलेप्सी। और मैंने सिर्फ उन दवाइयों को बंद किया और डायग्नोसिस को समझा, और बच्चों को 4 से 5 दवाई पे एक दवाई पे लाया, और 95% बच्चों में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई। इसके लिए हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड टूल्स यूज़ किए, एपिलेप्सी के स्टैंडर्ड टूल्स यूज़ किए, और उस चीज़ को मेजर करके पेपर पब्लिश किया जो कैम्ब्रिज में हमने प्रेजेंट भी किया। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिकेशन है, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम प्रॉपरली डेटा कलेक्ट करते हैं, एवेलुएट करते हैं, और उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो जो भी डॉक्टर्स उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो ट्रेनिंग लें। 10 नवंबर को हमारा कॉन्फ्रेंस है, आप उसमें हमसे जुड़े। पेरेंट्स भी आ सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ सकते हैं। और जो चीज़ 2016 में 17 में चल रही थी 2024 में वो बदल चुकी है, नई गाइडेंस आ चुकी है, उसको समझना है। डॉक्टर्स को भी ये समझना है कि अप टू डेट रहना है और मिल के काम करना है और बेस्ट प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।